गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन और वर्चुअल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते करते पूरा एक साल निकल चुका है। क्लास 11th में हमें एक भी ट्रेडिशनल क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिला। हमको ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट क्लास 12th में हमें यह मौका मिलेगा, लेकिन फिर से शुरुआत ऐसी ही हुई है। क्योंकि लॉकडाउन है, हम क्लासेस ट्रेडिशनली नहीं लगा सकते हैं, तो वर्चुअल क्लासेस से ही हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही परमिशन मिल जाती है हम वापस ट्रेडिशनल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और इस बार ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट के पास, वो चाहे तो वर्चुअल क्लासेस से ही पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और या फिर वो चाहे तो ट्रेडिशनल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है वो पूरा साल भर रहेगा। जिनको वर्चुअल क्लासेस अटेंड करनी है वर्चुअल क्लासेस अटेंड करें, जो आके क्लास में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। इससे होगा ये कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो एटलीस्ट आपके पास वर्चुअल क्लासेस के थ्रू रिकवरी का ऑप्शन रह जाएगा। तो अब क्लास 12th की शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर है आज हमारा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास 12th का सिलेबस। और सिलेबस को डिस्कस करने से भी पहले क्लास 11th में हमने जो चीजें पढ़ी हैं और क्लास 12th में जो हमको चीजें पढ़नी है अकाउंट्स में, उनका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, सिलेबस का नॉलेज होगा, तो हम उस डायरेक्शन में स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। देखिए, क्लास 11th में जो हमको सिखाया जाता है अकाउंट्स में, वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस को समझना, ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करना, और फिर लास्ट में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया जाता है। मतलब पूरा साल भर हमको अलग अलग ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, यही सिखाया जाता है। जिसमें हमने जर्नल बनाना सीखा, जर्नल एंट्रीज पास करना सीखा, फिर लेजर्स बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, और लास्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हमने बनाए तो हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे सोल प्रोप्राइटर के। मैंने क्लास 11th में भी आपको बोला था कि जहां पे क्लास 11th खत्म हो रही है उसके आगे से ही क्लास 12 स्टार्ट होगी। मतलब ये कि जहां पे अकाउंटिंग में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के देखे हैं, उसके आगे हमको 12th में सीखने को मिलेगा। अब 12th में क्या सीखने को मिलेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो सोल प्रोप्राइटर्स के केस में बनाए। अब ऐसे ही आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ा हुआ है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सोसाइटीज होती हैं। तो ऐसे केस में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11th में पढ़े थे वो तो केवल सोल प्रोप्राइटर्स के लिए थे। अगर अकेला कोई मालिक होगा तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएगा वो तो हमने सीख लिया। अब क्लास 12th में हमको ये सीखना है कि कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, और फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे होगा। क्लास 12th में बेसिकली यही चीजें हमको सिखाई जाती हैं। तो सिलेबस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा ये जानना बहुत जरूरी है, और हमारे क्लास 12th में है क्या क्या ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें मालूम फिलहाल कुछ भी नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सिलेबस देखा हो, उन्हें पता हो, या फिर हो सकता है आपके स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हो तो वहां से आपको पता चला हो। तो उन चीजों को एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम 100 मार्क्स का होगा आपका, और अकाउंट्स में इन 100 मार्क्स के एग्जाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में आपका एग्जाम भी होता है 12 मार्क्स का, आपसे प्रोजेक्ट फाइल भी बनवाई जाती है। इसके अलावा वाइवा एग्जाम भी होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल मिला के पार्ट सी का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है। क्या इस पार्ट सी के लिए हमें अलग से मेहनत करनी है क्या? इस पार्ट सी के लिए हमें अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, जो एफर्ट्स लगाने हैं वो प्रोजेक्ट पे ही लगाने हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे उस पे लगाने हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो जो चीजें हम पार्ट ए और पार्ट बी में पढ़ेंगे वही चीजें आपसे पार्ट सी में भी पूछी जाती हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कंटेंट नहीं है जो हमें पढ़ना है। जो पढ़ाई होनी है वो पार्ट ए की होनी है और पार्ट बी की होनी है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, जिसका एग्जाम में वेटेज है 60 मार्क्स का, और पार्ट बी का एग्जाम में वेटेज है 20 मार्क्स का। पार्ट ए में हमको पढ़ने हैं 3 टॉपिक्स: पार्टनरशिप,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। देखिए, मैंने अभी अभी आपको एक खास बात बताई कि 11th में जो भी हमने सीखा है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा है और अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझा है। अकाउंटिंग की प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग नहीं होती। जर्नल एंट्रीज सभी को पास करनी पड़ती हैं, लेजर्स सभी को बनाने पड़ते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर्स हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनीज हो। तो ऐसे केस में फिर इन सब में कहाँ जाके डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारा जो क्लास 11th का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे सोल प्रोप्राइटर्स के केस में। लेकिन अब हमको सीखना है पार्टनरशिप फर्म के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म में अगर और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो 11th में जर्नल एंट्री सीखी हैं, वो तो पार्टनरशिप फर्म में भी वैसे ही होंगी। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जर्नल एंट्री पास करने का तरीका तो चेंज नहीं हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट का रूल तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में ही आएगा। इसीलिए आप देखेंगे पार्टनरशिप हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हो, इस पे ज्यादा चीजें जो डिस्कस करने के लायक हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही हैं। हाँ, इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो हम जब डिस्कस करेंगे चैप्टर्स को तब समझ में आती जाएंगी बातें। लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं सीखा है 11th में तो यहाँ पे फर्क पड़ता रहेगा। हाँ, अब एक और खास बात है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में सारे टॉपिक्स अच्छे से नहीं कवर किए हैं। ऐसे केस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है भी तो उन टॉपिक्स का भी कवरेज, उन टॉपिक्स की भी रिकवरी करवाई जाएगी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का कि अगर वो आपका स्ट्रांग है तो आपको पार्टनरशिप में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, तीनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत सिस्टम चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। एटलीस्ट जो फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है, वो तो कभी नहीं बदलेगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो हमने 11th में ऑलरेडी सीखा है। पर अगर हमने अच्छे से नहीं सीखा है तो पहले हमें 11th का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पहले लर्न करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके क्वेश्चंस हमसे बन जाएं, उसके बाद हमें क्लास 12th के पार्टनरशिप से स्टार्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप है ये अपने आप में एग्जाम में 30 मार्क्स का टॉपिक है। अब देखा जाए तो ये जो 80 मार्क्स और ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो तो आपके स्कूल में होंगे। वाइवा के मार्क्स भी आपको स्कूल से ही दिए जाते हैं, फाइल के मार्क्स भी आपको स्कूल से ही दिए जाते हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जाम देना होगा वो केवल 80 मार्क्स का ही देना होगा। 80 मार्क्स में से भी 30 मार्क्स का तो एक ही टॉपिक हो गया, पार्टनरशिप। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप नाम का टॉपिक है वो कितना समय हमारी क्लास में चलने वाला है और कितना ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक होगा और कितना ज्यादा लेंथी टॉपिक होगा। पूरे क्लास 12th के अकाउंट्स की पढ़ाई में अगर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है तो वो है पार्टनरशिप। जो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप को बहुत लाइटली लेते हैं, होता ये है कि पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप चल रहा होता है तो हमको लगता है कि पार्टनरशिप खत्म हो जाए उसके बाद हम प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप जब खत्म हो जाता है, एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और भी जो टॉपिक्स हैं, ये जब सारे खत्म हो जाते हैं तो फिर से हम वहीं पहुंच जाते हैं और हमारी एक ही प्रॉब्लम रह जाती है, पार्टनरशिप। मतलब ये है कि अगर हम इसको स्ट्रांग नहीं करेंगे तो ये एग्जाम तक आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। इसमें हमको कुल मिला के 8 से 9 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा वो पार्टनरशिप ही होने वाला है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का टॉपिक है ये। देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 20 मार्क्स।
तो देखिए 11th में कैसा होता था, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस बनना चाहिए, लेजर्स बनने चाहिए। तो छोटे छोटे 17-18 टॉपिक थे। किसी से 6 मार्क्स का आता है, किसी से 5 मार्क्स का आता है, किसी से 8 मार्क्स का आता है। इस तरह से 11th में हमने पढ़ाई की है। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो काफी बड़े हैं। अब इंटरनली इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में कुछ खास नहीं बोला जा सकता है। पार्टनरशिप में इंटरनली 8 से 9 चैप्टर्स हैं। अब किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आएगा और किस चैप्टर में से कम मार्क्स का आएगा ये बोलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होने वाला है ये मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये आपको यूं भी समझ में आना चाहिए। 80 में से 30 मार्क्स, 40% लगभग आपका पार्टनरशिप कवर करता है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है 10 मार्क्स का। ये अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है। जिस तरह से पार्टनरशिप में 8 से 9 चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हमको कहीं 30 मार्क्स मिलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक सिंगल टॉपिक है। उसको पढ़ लिया तो एग्जाम में हमको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन ये ईजी नहीं होने वाला है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए ये जो 10 मार्क्स हमको मिलेंगे वो इतने ईजिली नहीं मिलेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये भी अपने आप में 2 टॉपिक्स हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। 2 टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर कैपिटल 10 मार्क्स का है, डिबेंचर्स भी 10 मार्क्स का है। इसीलिए मैंने आपको पार्टनरशिप के इंटरनल टॉपिक्स नहीं बताए। हम इंटरनल टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन तब हम मार्क्स की बात स्पेसिफिकली नहीं कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल से कितने मार्क्स का आएगा, डिबेंचर्स से कितने मार्क्स का आएगा, ये नहीं बोला जा सकता है। ओवरऑल 20 मार्क्स का पूछा जाना है ये हम बोल सकते हैं। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 10 मार्क्स का पूछा जाना है ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 30 मार्क्स का पार्टनरशिप है, 8 चैप्टर्स हैं। किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आएगा, किस में से कम मार्क्स का आएगा, ये बोलना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, ये पार्ट ए हुआ। देन उसके बाद पार्ट बी जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें एक टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका एग्जाम में वेटेज है 8 मार्क्स का। देन अदर्स 12 मार्क्स। मैं क्यों यहाँ पे अदर्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इस 12 मार्क्स में जो हमको पढ़ना है वो छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग रेशियोज का डिस्कशन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन करना है। तो कुल मिला के इन 12 मार्क्स में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम बाद में देखेंगे। ओवरऑल आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए कि हमको पार्ट ए में 3 चीजें पढ़नी है, पार्टनरशिप, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पार्ट का ही नाम है, जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8 मार्क्स का। ये भी अपने आप में टेक्निकल टॉपिक है। और अदर्स में छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, तब जाके वो 12 मार्क्स हमको मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी सिंपल हो गया। 11th में तो देखा जाए तो कितनी सारी चीजें थी पढ़ने के लिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, जर्नल एंट्रीज थी, लेजर्स थे, सब्सिडरी बुक्स थी, ट्रायल बैलेंस था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री, 18-20 टॉपिक्स थे। यहाँ पे तो 6-7 टॉपिक्स में ही पूरा सिलेबस खत्म हो गया। तो ऐसा आपको लग रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि 11th के सिलेबस से कम 30 to 40% ज्यादा चीजें हमको क्लास 12th में पढ़नी पड़ती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको यहाँ पे सीखनी है, और हमने तो केवल मेजर हेड्स का डिस्कशन किया है। इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो उनका डिटेल में डिस्कशन करना है, और उससे हमारा सिलेबस क्लास 11th के सिलेबस से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे केस में ये बिल्कुल मत मानिएगा कि हमको बस 5-6 टॉपिक पढ़ने और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजीली 12th क्रॉस हो जाएगा। हमको पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 11th से भी ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का पूछा जाना है। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में आता है कि क्या सीबीएसई सिलेबस में कोई चीजें चेंज की गई हैं क्या। तो देखिए, पिछले साल कुछ टॉपिक्स थे वो डिलीट करवा दिए गए थे। वो इंटरनल टॉपिक्स थे, मतलब पार्टनरशिप डिलीट नहीं हुआ, लेकिन पार्टनरशिप के कुछ
इंटरनल टॉपिक्स डिलीट करवा दिए गए थे। तो ऐसे केस में फिलहाल तो आपके कोर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं करवाया गया है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जो ओरिजिनली होती हैं, जो लास्ट टू लास्ट ईयर तक चल रही थी। तो ऐसे केस में सब कुछ नॉर्मल ही सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी एग्जाम भी नॉर्मल ही होने वाली है। और नॉर्मल एग्जाम अगर होती है तो ये जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसीलिए समझिएगा क्योंकि क्लास 11th हो या 12th हो, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं थ्योरी से, और ऐसे केस में अगर थ्योरी ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है तो हमको लगता है कि चीज़ें हमसे बन नहीं रही हैं, इससे अच्छा होता न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते। तो अब न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 11th में थ्योरेटिकल वेटेज 30 मार्क्स का था, तो लगभग 50 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते थे। लेकिन क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में जो ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ। मतलब ये कि आपको इन 20 मार्क्स में से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा पूरे पेपर में आपको कहीं भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। मतलब न्यूमेरिकल का वेटेज अगर अपन देखें तो ये 60 मार्क्स तो पक्का न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। जो ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो थ्योरी 20 मार्क्स से कम हो सकती है, 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकती है। और सबसे खास बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डिटेल्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर हमने कहीं भी उसको देखा है, एक बार रीड किया है, तो हम कॉल करके उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ जाता है क्वेश्चन तो प्रॉब्लम होती है। 11th में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमको लिखने पड़ते थे, फीचर्स लिखने पड़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें हमको याद करनी पड़ती थी। क्लास 12th में ऐसा नहीं है। कंसेप्चुअली चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरेटिकल डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत है लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है उसको स्मार्ट स्टडी से भी कवर अप किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। 60 मार्क्स पूरे न्यूमेरिकल्स, 20 मार्क्स में से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। और उसमें भी जो ये पार्ट ए दिख रहा है आपको, इसमें से 13 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये पार्ट बी है इसमें से 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल मिला के 20 पूछे जाने हैं, 13 यहां से पूछे जाएंगे, 7 यहां से पूछे जाएंगे। ये मैं इसीलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा इंटरेस्ट काफी कम होता है, हमको टेक्निकल टॉपिक लगता है ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारी बैटरी लो हो जाती है, हमको लगता है कि नहीं यार ये चीजें बन नहीं रही हैं। तो एग्जाम में एग्जैक्टली पता होगा कि कितने प्रैक्टिकल, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कितने के ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे और कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो हम प्लान स्टडी कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में हमको मार्क्स ज्यादा मिले। तो मेरे ख्याल से बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी सिलेबस से रिलेटेड, और किस तरह से 11 से अलग है क्लास 12th में चीजें अकाउंट्स में, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस डिस्कशन को हटाते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में इंटरनली हमको क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं, और हमारे फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देता हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, पार्टनरशिप, जिसका एग्जाम में वेटेज है 30 मार्क्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सबसे लेंथी टॉपिक है, ये भी मैं बता चुका हूं। और इस चैप्टर को कवर करने के लिए 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 15 दिन का समय लगेगा। कंपनी अकाउंटिंग जो थर्ड टॉपिक है हमारा, उसके लिए 1 महीना, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी 1 महीना। तो आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो ऐसे केस में सब्सटेंशियल टाइम जो जाएगा वो पार्टनरशिप में ही जाएगा। और इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो देखिए 2.5 महीने चलता रहेगा, लेकिन इस पार्टनरशिप में अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसका इंटरनल मार्क्स, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है ये अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन। तो समझिएगा, क्या ये थ्योरेटिकल टॉपिक है क्या? नाम से तो ऐसा लगता है कि सारी बातें इसमें थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल होंगी, बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज होगा इसमें, और क्या होगा। और इंट्रोडक्टरी नॉलेज के एंगल से देखा जाए तो पार्टनरशिप के बारे में तो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा है, कंपनीज के बारे में हमने पढ़ा है, तो थ्योरी तो हमको ऑलरेडी बनती है। तो ऐसे केस में ये तो टॉपिक 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं कई बार, तो ये न्यूमेरिकल भी हमको सीखने हैं इस चैप्टर में, और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और हमें ऐसा लगता है कि 11th में जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो सफिशिएंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12th में जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो किस तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमको यहाँ पे सीखना है। और मैंने यही डिसाइड किया है कि आज वाली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास से। आज मैं सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से समझी है, आई रिपीट, पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर आपने याद की है तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अच्छे से समझा है, उसके जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं उसको अच्छे से समझा है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। इनका आंसर मैं आपको आज नहीं दूंगा, आज मैं केवल आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको ये तय करना है कि जो अलग अलग केसेस मैं आपको बता रहा हूं उन केसेस में वो जिस बिजनेस की बात की जा रही है क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों नहीं है। ये आपको विचार करना है, आपको अपना आंसर शेयर करना है ताकि मुझे पता चले कि आपने इसके बारे में सोचा या नहीं सोचा, और फिर कल वाली क्लास में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है, और हाँ, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप की मीनिंग से ही शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग को डायरेक्टली नहीं समझ रहे हैं, केवल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग को डिस्कस करेंगे कल, और कल वाली क्लास से ही इसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए पहला केस, से फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, करण और अर्जुन, जिसमें से करण जो है वो पढ़ाई में शुरू से ही इंटेलिजेंट था और अर्जुन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। करण ने पढ़ाई पूरी की, अपना बिजनेस सेटअप किया, और आज उसके पास पैसा है, बंगला है, घर है, दुकान है, सब कुछ है, माँ भी करण के साथ ही रहती है। अर्जुन के पास कुछ नहीं है। अर्जुन आया एक दिन करण के पास, उसने बोला कि तुम्हारा वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, अब एक काम करते हैं, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, बेहतर यही है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही इस बिजनेस में आ जाता हूं, और जो सर्विस तुम मुझे बोलोगे वो सर्विस मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा, और मंथली बेसिस पे तुम मुझे पेमेंट करते जाना। इससे होगा ये कि तुम्हें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जरूरत है, तो मैं भी उन्हीं में से एक बन के तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। तो अब ये है कि करण का जो बिजनेस है, करण एंटरप्राइजेस, उसमें करण के साथ अर्जुन भी आ चुका है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि करण और अर्जुन जो ये बिजनेस कर रहे हैं जिसका नाम है करण एंटरप्राइजेस, क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है क्या? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये विथ रीजन आपको आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और इनका सही जवाब इनकी डेफिनेशन में ही होता है, लेकिन हमने केवल डेफिनेशन को याद कर लिया अगर, तो हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कभी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। इसका आंसर फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं, इसको एड्रेस करूंगा कल मैं फिर से। पहले मैं जितने भी केसेस आज पूछ रहा हूं क्लास में उनका आंसर दूंगा और फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कशन पे आएंगे, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेंगी। केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, केस सेकंड की बात करते हैं। राम और श्याम 2 भाई हैं। अगेन राम के पास पैसा है, दुकान है, बंगला है, माँ भी राम के साथ ही रहती है, और श्याम के पास कुछ नहीं है। श्याम ने अप्रोच किया राम को और उसको बोला कि तुम्हारा बड़ा बिजनेस है और मैं भी इसी का एक पार्ट बनना चाहता हूं। तो राम ने बोला ठीक है, देखो हमारा जो बिजनेस है राम एंटरप्राइजेस, ये एक दिल्ली बेस्ड फर्म है, इसका काम दिल्ली में होता है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाएं। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम मुंबई में एक ब्रांच डालना चाहते हैं और मुंबई वाली ब्रांच को तुम संभालोगे।
और जितनी भी सेल तुम जनरेट करोगे उसका एक फिक्स परसेंटेज तुमको कमीशन के फॉर्म में दिया जाएगा। हमने ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो अब यहाँ पे वो जो मंथली बेसिस पेमेंट डिसाइड हुआ था केस नंबर 1 में, वैसा नहीं है। यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल शाम कर पाएगा, उस ब्रांच को हैंडल कर रहा है, उतनी ज्यादा कमीशन जो है राम एंटरप्राइजेस से शाम को दी जाएगी। वो शाम जो है वो राम एंटरप्राइजेस का ही पार्ट है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या राम एंटरप्राइजेस एक पार्टनरशिप फर्म है क्या, इसके बारे में आपको सोचना है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब केस 3 की। रोहन और सोहन। अगेन ये दोनों भाई हैं और इनका अपना अपना वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में अपना बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं, तो इन्होंने लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे लॉकडाउन में ये डिसाइड किया है कि ये इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे और ब्लैक मार्केटिंग करेंगे इंजेक्शंस की। फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये अपना नॉर्मल बिजनेस वापस स्टार्ट कर देंगे और ये काम छोड़ देंगे। मतलब टेम्परली इन्होंने इस काम को चालू किया है। बिजनेस है और प्रॉफिट शेयरिंग है और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है। तो क्या ये दोनों पार्टनर्स हुए? मतलब ये जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, क्या ये एक वैलिड पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। मेरे ख्याल से सारे केसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। इनके आंसर्स मैंने जैसे बोला आपको डेफिनेशन में ही मिलेंगे। डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उन टर्म्स को भी हो सकता है आपको डिटेल में पढ़ना पड़े, लेकिन अगर आप उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो ये जो एक एक मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स वाले, ये क्वेश्चंस हो सकता है हमसे एग्जाम में ना बने। इसीलिए हर चीज को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये 3 केसेस तो आपको समझ में आ ही गए हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। अगेन रोहन एंड मोहन, 2 भाई हैं। अब इन दोनों भाइयों ने क्या किया, लॉकडाउन है, अपना नॉर्मल बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं, इनका अपना अपना अलग अलग बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद है। तो इन्होंने तय किया है कि जब तक लॉकडाउन है ये लोगों की सेवा करेंगे। इसके लिए इन्होंने दोनों ने मिलकर 50-50 हजार रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और इस अमाउंट से उन्होंने लोगों को डोनेट करना चालू कर दिया, किसी को फूड के फॉर्म में, किसी को मेडिसिन के फॉर्म में। और फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो इनका ये काम जो है वो बंद हो जाएगा, इनका नॉर्मल बिजनेस चालू हो जाएगा। तो क्या जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, आपको इसके बारे में बताना है। ये हो गया केस नंबर 4। अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में राम श्याम 2 भाई हैं। इनका अपना अपना वेल स्टैब्लिश्ड एक बिजनेस है, लेकिन अब दोनों के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी है। लैंड परचेज कर लिया जिसकी कॉस्ट है 50 लाख, और उसके कुछ समय बाद लैंड की वैल्यू जो है वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है कई बार। तो ऐसे केस में इनकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई और इन्होंने इस जमीन को 70 लाख रुपए में बेच दिया। और पहले से ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि 25-25 लाख रुपए दोनों ने मिलाए थे, 50 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई थी। और फिर ये तय हुआ था कि जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी इस जमीन को बेच दिया जाएगा और जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वैसा ही हुआ, 50 लाख रुपए की जमीन की वैल्यू बढ़ के 70 लाख रुपए हो गई। 70 लाख रुपए में इन्होंने जमीन बेच दी, दोनों ने 35 लाख रुपए ले लिए और फिर अपना इनका जो नॉर्मल बिजनेस था उसी में लग गए। तो ऐसे केस में जो ये जमीन खरीदने से लेकर बेचने का काम इन्होंने किया, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। 5 केसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ये केसेस हटाता हूं और आगे की बात अपन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं केस 6 की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। जो पिछले 5 केसेस थे वो थ्योरेटिकल एंगल से अच्छे थे, लेकिन न्यूमेरिकल एंगल से ये ज्यादा अच्छा केस है। इसको अगर आप प्रॉपरली समझ जाएंगे तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय छोटे छोटे डाउट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। 2 दोस्त थे, विजय और अजय।
दोनों का बिजनेस लॉकडाउन में बंद है, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि अब उन बिजनेस को वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और एक नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। विजय ने अजय से पूछा कि क्या वो ट्रक चला लेगा क्या। अजय ने बोला ट्रक तो वो चला लेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रक खरीद सके। तो अब इन दोनों ने मिलके ये काम चालू किया है। विजय ने कंट्रीब्यूट किए कैपिटल के फॉर्म में 5 लाख रुपए, और अजय के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम था। 50,000 रुपए अजय ने कंट्रीब्यूट किए। लेकिन इसके अंदर एक गुण है, ये ट्रक चलाना जानता है, विजय नहीं जानता है। तो अजय ने पैसे तो कंट्रीब्यूट किए ही हैं, लेकिन सर्विस वो ज्यादा देता है। 10 से 12 घंटे जो ट्रक चलता है दिन में, वो अजय ही चलाता है। तो ऐसे केस में अजय और विजय का काम चालू हो गया है, और इन्होंने डिसाइड किया कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी ये सर्विसेज लोगों को देंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, उससे जितना भी पैसा आएगा, पेट्रोल वगैरह के जो भी खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये दोनों शेयर करेंगे इक्वली। अब ऐसे केस में विजय और अजय क्या पार्टनर्स हुए क्या? इन दोनों के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया था और ये काम चालू हो गया। 50,000 रुपए अजय ने लगाए, विजय ने लगाए 5 लाख रुपए, और दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग में है। विजय जो है वो टाइम देता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मेजर काम जो है वो अजय देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रक चलाना ही मेन काम है, और वो काम कौन करता है? अजय करता है। दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है और दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। तो ऐसे केस में जो इन्होंने काम चालू किया है, क्या वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, 6 अलग अलग केसेस हमने देखे हैं। पहला केस ऐसा था जिसमें 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई के पास पैसे थे, अपना बिजनेस था, उसने दूसरे भाई को मंथली पेमेंट बेसिस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा, और एक से ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि एक से ज्यादा लोग होने ही चाहिए। इसीलिए हमारे 6 के 6 केसेस में एक पर्सन की बात नहीं हुई, एक से ज्यादा पर्सन ही देखे हमने। लेकिन इसके अलावा भी जो कंडीशंस है, क्या वो पूरी होती हैं क्या? तो फर्स्ट केस में आपको चेक करना है कि बाकी कंडीशंस पूरी होती हैं कि नहीं, क्योंकि बिजनेस तो है और 2 लोग मिलके काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंथली पेमेंट बेसिस पर दूसरा भाई है। और जो दूसरा केस था उसमें भी सिचुएशन वैसी ही थी, लेकिन अब मंथली पेमेंट बेसिस नहीं है, अब उसको कमीशन बेसिस पर रखा गया है। वो पूरा एक ब्रांच देख रहा है, मुंबई ब्रांच जो है वो श्याम देख रहा था। तो ऐसे केस में श्याम को पार्टनर बोला जाएगा क्या, और उनके बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा क्या? इसके बारे में आपको सोचना है। फिर बात की हमने केस 3 की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के टेम्पररी टाइम पीरियड में डिसाइड किया था कि वो इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, और जितना भी पैसा जनरेट होगा वो शेयर कर लेंगे। क्या वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? फिर केस नंबर 4 में हमने देखा कि 2 भाई थे, दोनों का लॉकडाउन में बिजनेस चूंकि बंद था, तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने फूड और मेडिसिन सप्लाई करना स्टार्ट किया। क्या ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है? देन उसके बाद बात की हमने केस नंबर 5 की, जहां पे 2 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने ज्यादा प्राइस में बेच दिया, और जितना भी पैसा जनरेट हुआ दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और देखा जाए तो ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही था यहाँ पे। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? और फिर लास्ट केस ये हमारा, जहां पे 2 लोगों ने मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू किया है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चालू किया है, जिसमें एक ने कैपिटल ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, दूसरे ने कैपिटल कम कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन टाइम ज्यादा देता है वो, और जो मेन कोर एक्टिविटी है उसको वही देखता है, और दोनों प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। सबसे पहले खर्चे जो है वो पे कर देते हैं, जो भी खर्चे होते हैं पेट्रोल का या जितने भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं सबको वो पे करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्वल शेयर कर लेते हैं। तो क्या ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? तो ये जब आप कंडीशंस पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। कोशिश करिएगा आज वाली क्लास के इमीडिएट बाद आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो आपने 11th में पढ़ी है उसको एक बार रिकॉल करें, और फिर ये जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन अप्लाई करके देखें कि क्या सारी कंडीशंस जो पार्टनरशिप
पार्टनरशिप की डेफिनेशन में गिवन है वो कंडीशंस पूरी होती हैं क्या? अगर पूरी होती हैं तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस है, और अगर पूरी नहीं होती हैं तो जो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है वो हमको आंसर में लिखना चाहिए कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए ये एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा सारे केसेस का, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका, और आंसर कैसे देना है ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो इस केस नंबर 6 को भी हटाता हूं और आज की क्लास को अपन कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, आज वाली क्लास से हमने अपना न्यूमेरिकल डिस्कशन, मेन डिस्कशन चालू नहीं किया है। मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी नहीं बताई है। मैंने तो डेफिनेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पहले पढ़नी पड़ेगी। कल वाली क्लास में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे आज पूछे हैं उनका आंसर दूंगा और विथ लॉजिक आपको बताऊंगा कि किस केस में पार्टनरशिप माना जाएगा और किस केस में नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब कल से हम जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उससे पहले 11th का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का टॉपिक है आप उसको जरा रिकॉल करें। वहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता था, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, वहां से हम एनपी कैलकुलेट करते थे। ये जो नेट प्रॉफिट होता था उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते थे और बैलेंस शीट टैली हो जाती थी। तो आपको इसका लॉजिक रिकॉल करना है कि हम उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्यों ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को कैपिटल में से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि अब पार्टनरशिप की कहानी जो है वो इसी के आगे की कहानी है। वहां पे सोल प्रोप्राइटर्स के केस में तो एक ही पर्सन हुआ करता था, उसी के पैसे लगे हुए हैं, उसी के पैसे को कैपिटल बोला जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में एक चीज तो पक्की है कि एक इंसान तो नहीं होने वाला है, एक से ज्यादा ही लोग हमको यहाँ पे दिखेंगे। तो ऐसे केस में जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और आपके कोर्स में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये तो आप क्लास 11th में ही सीख चुके हो। उसके बाद की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जैसे ही नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको कैपिटल में कैसे ऐड करें। यहाँ पे तो दो लोग हैं या फिर हो सकता है 2 से भी ज्यादा लोग होंगे, तो ऐसे केस में अब उस प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, वहीं से क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, जिसकी कहानी कल वाली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। जिस कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे, पहले डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़ दिया था, वो मुझे सेपरेटली मैसेज करें और मुझसे वो लेक्चर्स ले लें, क्योंकि अगर आप 11th में अच्छे से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझा है तो हो सकता है कि 12th में जो इंट्रोडक्शन नाम का टॉपिक है वो आपको समझ में तो आए लेकिन आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालना नहीं सीखा है, फिर पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालना नहीं सीखा है, तो फिर अचानक से उस प्रॉफिट का क्या किया जा रहा है ये हो सकता है बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आए। जिन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है, पीएनएल अकाउंट सीखा है, नेट प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन आता है, उनके लिए बहुत इजी होगा समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे एक्सपेंसेस रिकॉल कीजिए, कौन से डायरेक्ट थे कौन से इनडायरेक्ट थे, अगर वो भी रिकॉल कर रहे हैं तो अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ये बातें आपको याद आनी चाहिए कि आपने जीपी निकाला, एनपी निकाला, फिर उस एनपी को कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया। लेकिन अब पार्टनरशिप में एक इंसान नहीं है तो एक कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। हमारा जो लास्ट एग्जांपल था केस नंबर 6, वहां पे अजय का भी कैपिटल है, विजय का भी कैपिटल है, तो ऐसे केस में 2 पार्टनर्स हैं, तो अगर उन दोनों का कैपिटल है तो उस प्रॉफिट को किस कैपिटल में ऐड किया जाएगा, अब उसका एनालिसिस हमको सीखना है। अलग अलग तरह तरह के केसेस हो सकते हैं, हम डिटेल में इसका डिस्कशन कल वाली क्लास से करेंगे। हाँ, एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी वर्चुअल क्लासेस अभी चल रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस चालू कर लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को वर्चुअली ही कंटिन्यू करना है वो मुझे चाहे तो अभी भी बता सकते हैं, दोनों ही ब्रांचेस में ट्रेडिशनल क्लासेस लगेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये डाउट है कि दोनों ब्रांचेस में ट्रेडिशनल क्लासेस लगाई जाएंगी कि नहीं लगाई जाएंगी। तो देखिए, आपने ब्रांच चूज कर ली है अपनी फॉर्म के थ्रू, दोनों ही ब्रांचेस में ट्रेडिशनल क्लासेस लगाई जाएंगी। वर्चुअल क्लासेस का भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पूरा साल भर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्चुअल क्लासेस का ऑप्शन केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर
रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासेस के लिए, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रेडिशनल क्लासेस ज्वाइन की लेकिन कुछ क्लासेस मिस हो गई तो वो वर्चुअल क्लासेस के थ्रू अपनी रिकवरी कर पाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ट्रेडिशनल क्लासेस ही होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हमको वर्चुअली कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके नेक्स्ट डे से ही हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि डेमो क्लासेस जो है वो आपकी यूट्यूब के थ्रू ही चलती रहेंगी 5। उसके बाद आपको ऐप यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको वो ऐप यूज नहीं करनी है। जैसे ही हमारी 5 डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद की जो क्लासेस हैं वो आपकी ऐप के थ्रू चलेंगी। फिलहाल आपकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब के थ्रू ही चलेंगी, और फिलहाल जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस जो मैंने आज वाली क्लास में दिए हैं वो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले उन क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी मेन क्लासेस चालू हो जाएंगी, 5 डेमो क्लासेस खत्म हो जाने के बाद, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका आंसर आपको इमीडिएटली वहां पे देना होगा सॉल्व करके। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। आज वाली क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, कल वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।